हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी ओलैब की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज से हम आपका जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे, यानी वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज जो है हम हमारा जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे, जो है आपका वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी न्यूटन के सेकेंड दूसरे नियम का को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि हमने क्लास 9th में 3 लॉ पढ़े। ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड लॉ को देख रहे हैं, उसका हम वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिफाइन करें। तो हमारा जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, क्या कहता है? The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of force। यानी जो आपका न्यूटन का दूसरा नियम है वो ये कहता है कि जिस दर से मोमेंटम में, जिस दर से संवेग में बदलाव आता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो उस बल के समानुपाती होता है जिसके कारण वो हुआ। यानी कि क्या कहा गया है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? F बराबर ms, या हम इसे मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, यानी सेकेंड नियम है, वो क्या कहता है कि जो मोमेंटम में बदलाव आता है, मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। समय के साथ जो मोमेंटम में बदलाव आता है, यानी जो संवेग है उसके जो दर में परिवर्तन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है f, यानी f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। ठीक है, ये आपका जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो क्या है? वेयर F इज द फोर्स अप्लाइड, यहाँ पे F क्या है? फोर्स अप्लाइड है। अगर हम F की बात करें, आप ये जानते हैं F बराबर ma होता है। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो F क्या है? यहाँ पे फोर्स है, फोर्स यानी बल, और m क्या है? द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है जिसमें बल लगाया जा रहा है। a क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण, यानी इस बल के कारण जो इस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन या त्वरण जो उसमें उत्पन्न हो रहा है वो आपका क्या है? a। तो ये क्या है? यहाँ पे हमने बात की एक सिंगल फोर्स, ठीक है, और सिंगल फोर्स में अगर हम बात करें जो संवेग यानी मोमेंटम के चेंज होने की या बदलने की जो दर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स, यानी जितना अनबैलेंस फोर्स पे लगाया गया है उसके बदलने की दर। अब हम बात करते हैं कि अगर बॉडी पर या वस्तु पर जो है ज्यादा या अलग अलग फोर्स लगाए जाए, यहाँ पे हम एक सिंगल फोर्स की बात कर रहे हैं, एक बल की बात कर रहे हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में है और सिंगल। जब एक से ज्यादा बल लगाया जाता है तो यानी कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये वस्तु है, इस पे जो है अलग अलग बल लगाया जाए। ठीक है, मान लीजिए इस पे F1, F2, F3 बल लगाया जाए, तो यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पे बल होगा वो क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F। ठीक है, या अगर n तक है तो आपका कहाँ तक होगा? Fn, जितने बल या जो फोर्स है वो लगाया जा रहा है। ठीक है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? F नेट तक लिख सकते हैं। तो ये आपका टोटल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर होगा आपका m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अलग अलग बल लगाए जा रहे हैं, अलग अलग बहुत सारे बल लगाए जा रहे हैं एक ही वस्तु पर, और इन सारे बलों के कारण जो उस बॉडी पर या उस वस्तु पर जो
त्वरण उत्सर्ज उत्पन्न हो रहा है उसकी यहाँ बात की जा रही है। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F3 ये क्या हो जाएगा आपका नेट फोर्स, यानी टोटल जो बल होगा जो इनके कारण हो रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका MA के, या आप कह सकते हैं dP बाय dt। अब F नेट क्या होगा आपका MA के बराबर होगा। द सेकेंड लॉ कैन ऑल्सो बी shown to relate the net force and momentum P of the body। अब हम सेकेंड लॉ को मोमेंटम और फोर्स इन दोनों का रिलेशन हम देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने सेकेंड लॉ से यही पढ़ा कि F बराबर होता है आपका dP बाय dt। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स को हम F नेट ले लेते हैं, तो ये आपका dP बाय dt के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास F नेट जो है या F टोटल जो है वो MA के बराबर है। और आप क्या जानते हैं, A को आप क्या लिख सकते हैं, dV बाय dt। ठीक है, dV बाय dt। अगर M को आप अंदर ले लें तो ये MV हो जाता है, और MV क्या होता है आपका, MV क्या होता है, MV आपका मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे F नेट इक्वल्स टू dP बाय dt। ठीक है, ठीक है, तो F नेट आपका क्या आ जाएगा, dP बाय dt के बराबर आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है, जो टोटल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग में जो समय के साथ परिवर्तन आ रहा है उसके समानुपात। The second law can also be shown to relate the net force and momentum P of the body, यानी F नेट बराबर MA इक्वल्स टू M dV बाई dt, यानी D बाई dt ऑफ MV यानी dP बाई dt। तो F नेट जो है टोटल जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, dP बाई dt। Therefore net Newton's second law also state that the net force acting on a body is equals to the rate of change of momentum of the body। इसलिए हम क्या कह सकते हैं न्यूटन के दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग कि जो फोर्स है, जो टोटल फोर्स है, जो कुल बल लग रहा है वो किसके बराबर है, मोमेंटम में, यानी संवेग में जो परिवर्तन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है समय के। नेक्स्ट है हाउ डज मोमेंटम अफेक्ट द नेट फोर्स, यानी जो मोमेंटम है, संवेग जो है वो टोटल फोर्स को या कुल बल जो है उसे कैसे प्रभावित करता। तो फर्स्ट लॉ से आपने क्या पढ़ा है, पहला जो नियम है आपने क्या पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, कोई वस्तु है, अगर वो रेस्ट में रहती है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी एक या समान वेग से त्वरण कर रही है, सॉरी चल रही है, ठीक है, समान वेग से चल रही है, ठीक है, ये गति कर रही है, यानी उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो स्पीड है वो अगर सेम है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो सेम ही गति से चलती रहेगी। कब तक, जब तक उस पे कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी एक जो बॉडी है वो रेस्ट में है, वो विराम अवस्था में है, तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में यानी एक समान गति में चल रही है तो वो उसमें चलती रहेगी। कब तक, जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। ठीक है, तो हमें फर्स्ट जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उससे हमें यही पता चला। तो अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की, यानी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट्स वेलोसिटी चेंजेस। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला, इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि अगर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, वो रेस्ट पे है, ठीक है, वो विराम अवस्था में या वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो अगर हम उस पर एक बाह्य बल लगाते हैं जो कि बैलेंस्ड नहीं है, जो अनबैलेंस्ड है, तो क्या होता है, उसके जो वेग है उसमें परिवर्तन आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, यानी दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटेड। इसका अर्थ क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, वो क्या कर रही है, त्वरण कर रही है, यानी वो त्वरित हो रही है। यानी क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। कहा भी ही गया है कि जब यूनिफॉर्म मोशन में है यानी उसकी वेलोसिटी सेम है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी होती है तो आप ये जानते हैं कि जो वेग में परिवर्तन होता है वो जीरो होता है, यानी त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन जब हम उसमें अनबैलेंस फोर्स लगाए, यानी ऐसा बल लगा रहे हैं जो बैलेंस्ड नहीं है, जो अनबैलेंस्ड है, तो उससे क्या हुआ,
उसके वेग में परिवर्तन आ गया। वेग में परिवर्तन आया यानी कि जो वस्तु है वो क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, यानी त्वरण कर रही है, त्वरित हो रही है, या उसका जो मोशन है वो त्वरित है। नाउ let's study how the acceleration of an object depend on the force applied। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के ऊपर यानी बल के ऊपर निर्भर कर। अब इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई कार, ठीक है, रुकी है, या कोई वस्तु रुकी है, एक जगह स्थिर है, तो क्या होता है, उससे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब वस्तु चल रही हो, ठीक है, वो वस्तु चल रही है, मान लीजिए एक बॉल चल रही है और आगे कोई दूसरी बॉल रखी है और वो बॉल उस दूसरी बॉल से टकराती है, तो क्या होगा, वो जो दूसरी बॉल है वो आगे की तरफ मूव करने लग जाएगी। पहले वो एक जगह स्थिर थी, दूसरी बॉल एक जगह स्थिर थी, पहली बॉल से टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, वो बॉल आगे मूव करने लगी, आगे गति करने लगी, यानी आगे चलने। तो यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स पड़ा, कहाँ से पड़ा, बॉल से पड़ा, ठीक है, बॉल से पड़ा फोर्स और वो क्या हो, वो मूव करने लगी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि बॉल ने क्या किया, एक बॉडी थी जो रेस्ट पे थी, उसे क्या कर दिया, मोशन में लिया, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर, ठीक, या वेलोसिटी स्टार्ट कर दी। अब अगर ये जो बॉडी है या ये जो बॉल है, मान लीजिए वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, एक समान गति से चल रही है, यानी उसके जो वेग है वो एक समान है, हर समय सेम है। मान लीजिए वो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एक बॉल पीछे से क्या किया, एक बॉल थी उसे धक्का दिया बहुत जोर से, ठीक है, और उस पर इतना बल लगाया कि वो तेजी से चलने लगी। अब फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद वो पहली जो बॉल थी जो 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी, उससे वो बॉल टकराई। टकराने के बाद क्या हुआ, वो जो बॉल थी उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो वेलोसिटी थी, दूसरी बॉल की वेलोसिटी, वो मान लीजिए 4 मीटर प्रति सेकंड हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्स का किस तरीके से प्रभाव, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जो बॉल है, जो दूसरी बॉल है, उसमें क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंजेस आने लगे, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ गई, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपने देखा होगा कि अगर आप, जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टायर के साथ खेलते हैं, तो टायर चलता रहे, उसकी गति बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वो पीछे से फोर्स लगाते हैं, किसी डंडी के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से, जिससे क्या होता है, बल लगता है और वो जो टायर है उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो स्पीड है उसमें चेंजेस आते हैं, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन को यानी त्वरण को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, कंसीडर द एग्जाम्पल ए, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है, क्या लिए रखा है यहाँ पे, अ कार एट रेस्ट डू नॉट रिक्वायर मच अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड। यानी कार है, उसको हमने कहीं पे पार्क किया, ठीक है, रोड के किनारे कहीं पे पार्क किया, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो क्या है, रेस्ट की पोजीशन। बट द मूविंग कार इवन एट लो स्पीड में किल पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। वहीं अगर वो कार जैसे रुकी नहीं है, चल रही है, बहुत हल्की स्पीड से भी चल रही है, तो क्या हो सकता है, वो पास में खड़े व्यक्ति को जो टक्कर मार सकती है, उसकी चोट लग सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। यानी क्या हो रहा है, एक बॉडी जो रेस्ट पे है, उसका उस वो क्या है, रेस्ट पे मूव नहीं करी, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन कोई बॉडी अगर हल्की भी मूव कर रही है, कम गति में भी या कम चाल में भी मूव कर रही है, गति कर रही है, तो उससे क्या हो सकता है, किसी को जो है नुकसान पहुंच। A small mass such as a bullet may kill a person when fired from a gun। अब इसी तरीके से अगर हम किसी बुलेट की बात करें, ठीक है, जो गन की जो बुलेट होती है, बुलेट बेहद छोटी होती है, उसको अगर फायर किया जाए तो क्या होता है, बुलेट जो है किसी भी व्यक्ति को या मार सकती है, किसी भी चीज के अंदर वो क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हमने जो बुलेट है, जो कि छोटी सी चीज है, छोटी सी वस्तु है, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा और उस फोर्स के कारण क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन बेहद ज्यादा हुआ, जिस कारण वो किसी चीज के अंदर धंस गई या फिर उसने
किसी के अंदर जो है चली। From these examples, it is clear the impact produced by the object depends on the mass and velocity. When we combine the mass velocity of object, we get another quantity called momentum, which was introduced by Newton. अब इससे हमें क्या पता चला, अगर हम इनके प्रभाव की बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है, मास है, वेलोसिटी में चेंजेस आ गए, वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दी गई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पे हमने क्या देखा इन एग्जाम्पल में कि जो ये वस्तु है, इनका जो इम्पैक्ट है, इनका जो प्रभाव है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वस्तु की जो मास है, द्रव्यमान है, उसके ऊपर, साथ ही साथ उसकी जो वेलोसिटी, उसका जो वेग है, उसके ऊपर। ठीक है, यानी वेलोसिटी यानी वेग और मास दोनों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है, और जिसे हम क्या कहते हैं, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, मोमेंटम। और यही कॉन्सेप्ट जो है न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया। अब हम मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मोमेंटम यानी संवेग क्या होता है। अब अगर हम मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम यानी संवेग में दोनों यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। यानी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम ये जानते हैं कि जो P बराबर होता है mv की, यानी इसकी जो दिशा है, यानी मोमेंटम की जो दिशा होती है वो वही होती है जो वेलोसिटी की होती है। ठीक है, जो वेग की दिशा है वही की दिशा। और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, किसका है, मास का और वेलोसिटी। यानी ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर, और उसकी जो वेलोसिटी है यानी इसका जो वेग है उसके ऊपर ये निर्भर करता है। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम की डायरेक्शन यानी दिशा और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दोनों होता है। इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, और इसकी दिशा वही होती है जो वेलोसिटी की यानी वेग की दिशा होती है। When an unbalanced force is applied on an object, it changes the velocity of the object. It changes the velocity of an object, which in turn changes the moment. जब किसी वस्तु पर हम क्या करते हैं, अनबैलेंस फोर्स लगा देते हैं, यानी हमने एक ऐसा फोर्स लगाया जो बैलेंस नहीं, इसके कारण क्या होता है, वस्तु की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वस्तु का जो वेग है वो परिवर्तित हो जाता है। और जो ये चेंज हो रहा है मोमेंटम में, जो ये चेंज हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी से क्या होता है, इससे ही मोमेंटम में भी परिवर्तन हो। ठीक है, यानी क्या हुआ, हमने फोर्स लगाया वस्तु में, वस्तु की वेलोसिटी में चेंजेस आए, और इसके कारण क्या होता है, उसके मोमेंटम यानी उसके संवेग में भी चेंज आते हैं, परिवर्तन। So it is concluded that force necessary to change the momentum of an object depends upon the time rate at which momentum change। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वह बल जो कि किसी भी वस्तु के संवेग को बदलने के लिए जरूरी होता है, तो वो किसके ऊपर निर्भर करता है, जिस रेट से या जिस दर से मोमेंटम चेंज हो। ठीक है, तो ये हमारा मोमेंटम है। तो मोमेंटम बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, द्रव्यमान। और अब हम एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आप एक्सेलरेशन को किस तरीके से निकाल सकते। आपके पास कोई वस्तु है, वो चल रही है, गति कर रही है, गतिमान है, उस वस्तु का एक्सेलरेशन आपको निकालना है, तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। आपने गति की समीकरण पढ़ी है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला है v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीन समीकरण। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब हम एक्सेलरेशन को जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो दूसरी इक्वेशन से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूरी भी दी गई है, डिस्टेंस दे रखी है, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है,
ठीक है, टाइम है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन से आप निकाल। तो आप क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन है आपकी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी। मान लीजिए कोई वस्तु जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो s हो जाएगा आपका, अगर u 0 है तो s हो जाएगा आपका s बराबर 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या हम कह सकते हैं s इक्वल्स टू हाफ ए टी का स्क्वायर, यानी a इक्वल्स टू 2s अपॉन टी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के माध्यम से 2s अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, a इक्वल्स टू 2s अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a बराबर 2s अपॉन टी स्क्वायर। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वस्तु का एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे u क्या है आपका, 0 है। ठीक है, u 0 है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, आपके पास दूरी है और समय। ठीक है, तो s क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम। अब हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं रियल लैब की। रियल लैब में आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। तो मटेरियल रिक्वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर है आपकी। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, कार्ट ऑन अ टेबल, एक टेबल चाहिए आपको, उसके ऊपर आपके पास इस तरीके से एक छोटी सी गाड़ी होनी चाहिए, जो खिलौना है बेसिकली, जिसके नीचे क्या है, पहिए लगे। इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉकेज लगाना है। ठीक है, एक ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक लगाना है यहाँ पे। इस कार्ट को बांधने के लिए एक रस्सी चाहिए। ठीक है, रस्सी चाहिए और एक पुली चाहिए, यानी जो ये टेबल है इस पे आपको एक पुली भी लगानी है। इस तरीके से, इस तरीके की टेबल आपके पास होनी चाहिए। और ये जो रस्सी है ये इस पुली से पास होगी। फिर आप क्या करेंगे, इसे एक जो वेट का हैंगर है उससे जोड़ेंगे, जिसके नीचे आप कोई वेट लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, एक कार्ट चाहिए, छोटा खिलौना जिससे आप रस्सी बांधेंगे। इस रस्सी को लपेटने के लिए पुली चाहिए। पुली जो है आपके वेट हैंगर से जुड़ जाए, इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। एक हैंगर होना चाहिए जिसपे आप वेट रखें और एक ब्लॉकेज चाहिए। अब हम बात करते हैं रियल लैब के सिचुएशन की। तो रियल लैब में क्या करना है, सबसे पहले आपको सारा जो ऑपरेटस है, जिस तरीके से यहाँ पे फिगर में दिया गया है, जिस तरीके से यहाँ चित्र में दिया गया है, इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करना। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना। फिर आपको क्या करना है, अ सुटेबल मास इज हंग ऑन द वेट हैंगर। अब आपको क्या करना है, इस वेट हैंगर में एक मास या कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है, कोई भी वस्तु आप लगाएंगे, ठीक है, जिसका द्रव्यमान आप लेना चाहते हैं, जो जिसका मास, कोई भी वस्तु जिसका वेट आप लेना चाहते हैं, इसमें रिलीज द वेट ऑन द वेट हैंगर। अब इसको क्या करना है, वेट हैंगर से जोड़ देना है इस वेट को। स्टार्ट द टाइमर टू रिकॉर्ड द टाइम ट्रेवल ऑफ द कार्ट एज इट स्टार्ट। अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे वेट लगा देना है, इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंजमेंट करना है। यहाँ पे वेट लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो कार्ट है, ये जो कार्ट है ये मूव करेगा। ठीक है, ये मूव करना शुरू होगा, तो आपको क्या करना है, जब तक ये जब ये मूव करेगा, जितना ये मूव करेगा उसको आपको रिकॉर्ड करना। ठीक है, टाइमर के माध्यम से उसका टाइम रिकॉर्ड करना है कि कितना ये चला, कितना ये मूव कर रहा है, गति कर। नोट द डिस्टेंस मूव्ड एंड द टाइम टेकन बाय द कार। आपको क्या करना है, ये कितना चला ये नोट करना है। ठीक है, आप स्केल के माध्यम से इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, मेजर करके आप पॉइंट बना दीजिए, जहाँ पे आपने कार्ड रखी पहले, कहाँ पे पहुंची वहां पे पॉइंट बना दीजिए। फिर उसे क्या करेंगे, आप स्केल के माध्यम से मेजर करें। अब आपके पास टी आ जाएगा, टाइमर के माध्यम से टी आ जाएगा, डिस्टेंस एस आ जाएगी। तो आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, जो कि आपका क्या है, a इक्वल्स टू 2s बाय टी। तो इस माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको
जो है M2G को कैलकुलेट करेंगे और M1 और M2A को भी कैलकुलेट करेंगे। तरीके से आपका जो सेकंड लॉ है वो वेरीफाई हो जाएगा। यानी बेसिकली आपको क्या करना है, कार्ड रखनी है, यहाँ पे वेट लगाना है, फिर ये देखना है कितना चल रहा है, डिस्टेंस आपको मेजर करनी है और टाइम भी नोट करना है, और फिर फॉर्मूले के माध्यम से एक्सेलरेशन आप निकालेंगे, ठीक है, और उसमें मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे M1 प्लस M2 आएगा, जिससे आपका न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो वेरीफाई हो जाए। अब हम देखते हैं कि सिमुलेटर के माध्यम से आप इसे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। The simulator can be performed in 3 different environments: Earth, Universe, Uranus, and Planet. To do this, choose any one of the above environment from the drop box. Select the environment. आप क्या कर सकते हैं, जो सिमुलेटर है, सिमुलेटर में आप 3 एनवायरमेंट में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, अर्थ, यूरेनस और जुपिटर के। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनवायरमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, फिर आप एनवायरमेंट में जाएंगे, एनवायरमेंट में जाके आपको जो है एनवायरमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, अर्थ, यूरेनस और जुपिटर। सेलेक्ट द डिजायर्ड वर्टिकल मास, आपको क्या करना है, वर्टिकल मास सिलेक्ट करना है M2, कार्ड का मास M1 सिलेक्ट करना है यूजिंग रिस्पेक्टिव स्लाइड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो आपका वेट है, जो आपने वेट लगाया उसका मास M2 और कार्ड के मास को आपको सिलेक्ट करना है। ऑल्सो सिलेक्ट द डिजायर्ड डिस्टेंस बाय द मूविंग द स्लाइडर, और आप क्या कर सकते हैं कि आप जितनी डिस्टेंस आप लेना चाहते हैं उसको स्लाइडर के माध्यम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस स्लाइडर के माध्यम से आप डिजायर्ड डिस्टेंस को या दूरी को सेलेक्ट करेंगे। नाउ क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट, फिर क्या करेंगे, आप स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और आपका एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। ऑब्जर्व द टाइम एंड नोट इट डाउन, आप क्या करेंगे, टाइम को ऑब्जर्व करेंगे, टाइम को देखेंगे और इसे नोट करेंगे। यूजिंग द टाइम एंड डिस्टेंस कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर आपको क्या करना है, आपको टाइम यानी समय और दूरी को लेके उसको जो मेजरमेंट आया उसे लेके आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और फिर आपको M2G और M1 प्लस M2 इंटू A को भी आपको अलग से निकालना है, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, न्यूटन के सेकेंड लॉ को वेरीफाई। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन, वर्टिकल मास M2G कार्ड, M1G डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार्ट, S सेंटीमीटर में होगा, T आपका सेकंड में होगा, ठीक है। तो आपका वर्टिकल मास M2 होगा, जो आप वेट लगाएंगे वो, कार्ट का मास M1 होगा, जितना जो है कार्ट चली वो आपका S होगा या जो सेंटीमीटर में होगा, टाइम आपका सेकंड में होगा, और आप A बराबर 2s/t² के फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, यानी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन में आप फोर्स देखेंगे M2G, यानी जो M2 है मास है उसका फोर्स कितना है ये आप निकालेंगे, ठीक है। M2 आपका ग्राम में होगा, उसे आप केजी में कन्वर्ट करेंगे और फिर फोर्स निकाल देंगे। फिर आप F बराबर M1 प्लस M2A का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे M1 और M2 आपका ग्राम में होगा, इसको आपको केजी में कन्वर्ट करें। अब अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, कैलकुलेट M2G एंड M1 प्लस M2A, इट इज फाउंड टू बी सेम। अब क्या होगा, जब आप कैलकुलेट करेंगे M2G और M1 प्लस M2A को, तो ये आपको बराबर मिले, तो इससे हमें हमारा जो न्यूटन का दूसरा लॉ है वो वेरीफाई हो जाएगा, यानी सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लैब में और सिमुलेटर में इस एक्सपेरिमेंट को हम इस तरीके से परफॉर्म। तो बच्चों, आज हमने जो आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपको न्यूटन का जो दूसरा नियम है, मोशन का जो दूसरा न्यूटन के जो दूसरा नियम है उसको सिद्ध करना है, तो ये हमने इसका जो है थ्योरी डिस्कस किया, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि आप इसे सिमुलेटर में और लैब में किस प्रकार से परफॉर्म करें। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। हमने ये जाना आप कैलकुलेशन भी किस तरीके से करेंगे। ये सब जो प्रोसीजर है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सिमुलेटर के माध्यम से जो है परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आप इसे लैब में किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, जितना आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे।
तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।